नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी के लिए एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तस्लीम मोहम्मद शेख, इस तरह के नाम आपने जीवन में कई बार सुने होंगे, लेकिन इंदौर के परिप्रेक्ष्य में यदि तस्लीम चूड़ी वाले का नाम कहें तो यह व्यक्ति पिछले 2 माह से विवाद में घिरा हुआ है। तस्लीम उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उस पर एक गंभीर आरोप लगा है पॉक्सो एक्ट के तहत। वह सेंट्रल जेल में है इन दिनों और उसकी ज़मानत पर कल 4 अक्टूबर 2021 को सुनवाई होना थी, लेकिन सीनियर सरकारी वकील ने यह दलील दी कि उन्होंने उसके मामले की फ़ाइल नहीं पढ़ी है, इसलिए उसकी तारीख आगे बढ़ाई जाए। बहरहाल 7 अक्टूबर तारीख मिली है। तस्लीम के लिए जो केस लड़ रहे हैं वकील, वे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं एहतेशाम हाशमी। एहतेशाम हाशमी की शान में एक बात कहूँगा कि वे किसी धर्म विशेष को नहीं मानते। तस्लीम का केस भी वे लड़ रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि वे उस दिन इंदौर में कई हिंदू बहनों से राखी बंधवाने आए थे, जिन्हें न्याय की तलाश थी। न्याय लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, जो कोर्ट में अर्जी दाखिल करने से लेकर वकील की फ़ीस का होता है। एहतेशाम बिना 1 रुपया लिए ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, न केवल इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में और अपने गृहनगर सागर में। बहरहाल वे दिल्ली में रहते हैं, वे हमारे बीच आए। मैंने उनके जो मानवीय पहलू हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा है कि वकीलों को मुफ्त में भी काम करना चाहिए न्याय दिलाने के लिए, तो वे उसका अनुसरण कर रहे हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एहतेशाम का साक्षात्कार करने का। पेश है साक्षात्कार। नमस्कार, आपके स्क्रीन पर आदरणीय एहतेशाम हाशमी साहब दिखाई दे रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उनके पीछे जो कानून की पुस्तकें दिखाई देती हैं वे उन्हें एक लॉयर साबित करती हैं, जैसा कि वे हैं। वे दिल्ली से आए हुए हैं, हाई कोर्ट वकील हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वे एक पुनीत कार्य करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा, इंदौर में तस्लीम शेख, जिन्हें कि तस्लीम चूड़ी वाले का नाम दिया गया, उन पर कुछ आपत्तिजनक आरोप लगाए गए हैं और वे फ़िलहाल ट्रायल के कारण इंदौर की सेंट्रल जेल में सज़ा काट रहे हैं। एहतेशाम जी, ये बताएं कि आपको कैसे जानकारी लगी कि तस्लीम चूड़ी वाले के लिए कोई आगे नहीं आ रहा और आपको इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ और सागर मेरा होम टाउन है। मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई सागर से ही की है और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में वकालत करना शुरू किया। आपको पता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था उसी के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले रक्षाबंधन था। हर रक्षाबंधन पे दिल्ली से मैं मध्य प्रदेश आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी ढेर सारी बहनें हैं जो मेरी कलाई पे राखी बांधती हैं, तो उनसे राखी बंधवाने मैं मध्य प्रदेश आया हुआ था। और जब मैं सागर में था तब मुझे पता पड़ा कि इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है। उसको मैं क्लोजली वॉच कर रहा था न्यूज़ में कि कौन इसका साथ दे रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बेगुनाह है, इसको जानबूझ के इस केस में फंसाया गया है। तो जब मैंने देखा कि 24 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन किसी लॉयर ने भी इसका केस नहीं लिया तस्लीम चूड़ी वाले का, तो फिर हमने अपनी लीगल टीम को एक्टिवेट किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जिस ऑफिस में बैठे हैं, हमने इंदौर में भी अपना ऑफिस शुरू किया है और करीब 6 महीने हमको हो चुके हैं। तो हमारी टीम ऑलरेडी इंदौर में आ चुकी थी, काम कर रही थी। हमने फिर इस केस में इंटरेस्ट लिया और वकालतनामा साइन कराया तस्लीम से और फिर उसका केस टेक ओवर किया। सेशन कोर्ट से हमारी बेल खारिज हुई, अब हमारी बेल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आप इस केस के बारीकियों का अगर देखेंगे तो तस्लीम को जब मारा वहाँ पे उस एरिया में कुछ लोगों ने, उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी होने की वजह से गोविंदपुरा में उसको बहुत मारा। और एक बंदा जो कि जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहीं पे सामने उसका घर है, उसका वीडियो भी वायरल हुआ कि उन लोगों ने इसको बिना वजह मारा और सिर्फ इस वजह से मारा कि ये मुस्लिम था। और वो लोग मारते हुए ये शब्द दोहरा रहे थे कि बम्बई बाजार का बदला ले रहे हैं हम लोग। तस्लीम मार खाने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस में उसकी फरियाद नहीं सुनी गई और कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने इसका कंप्रोमाइज़ कराने का भी वो किया और इसको पैसे वापस दिलवाए। इस बात को आपके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा एडमिट भी कर चुके हैं। लेकिन जब सोशल वर्कर्स की मदद से और जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी मदद से एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, उस एफआईआर रजिस्टर्ड होने के 24 घंटे बाद
जिस एक्यूज ने, जिस क्रिमिनल ने तस्नीम को मारा था बेरहमी से दिन दहाड़े उसके मुसलमान होने की वजह से, उसने एक एफआईआर कराई कि उसकी बेटी के साथ तस्नीम ने छेड़खानी करी है। उसकी कंप्लेंट भी एफआईआर इशूड हुई और तस्नीम जब अपनी एफआईआर के सिलसिले में थाने में बैठा था तभी पुलिस ऑफिसर्स ने इसको अरेस्ट कर लिया और इनको जेल पहुंचा दिया। अब देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ एज ए लॉयर कि अगर हमारे समाज में जबकि बच्चियों को हम देवी का दर्जा देते हैं और लोग अपनी बेटियों को एक केस में फर्जी तरीके से स्टेटमेंट देने का या बयान देने का सिखाते हैं उनको और ट्यूटर्ड करते हैं उनको, तो मुझे लगता है ये हमारे देश की संस्कृति का और हमारे संवैधानिक मूल्यों का भी मतलब हनन है। एज ए लॉयर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये केस तस्नीम के ऊपर जो हुआ है, इस तरह से केसेस को टॉलरेट करेगी कोर्ट या हमारी सरकार, तो ये गलत प्रेसिडेंट सेट होगा कि जब भी कोई क्राइम करेगा वो उस क्राइम से बचने के लिए अपने घर की फीमेल से, अपने घर की महिलाओं से विक्टिम के खिलाफ एक केस रजिस्टर कराएगा और फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करेगा। आदरणीय, जिस स्थान पर हम इंदौर में बैठे हुए हैं काची मोहल्ला में, ये आपका ऑफिस का पता क्या है, ताकि ऐसे लोग जो किसी मुसीबत में फंसने के कारण, अन्याय का शिकार होने के कारण केस नहीं लड़ पाते हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क करें इस स्थान पर? देखिए, काची मोहल्ला में सेशन कोर्ट के पीछे हमारा ऑफिस है और फ्लैट नंबर 201 में हम सब बैठते हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ बैठती है। जो भी कोई हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर गूगल पे और वेब पोर्टल्स पे भी अवेलेबल है। उस पर अगर वो सर्च करेंगे हमारा नाम लिख के तो उनका हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस अवेलेबल हो जाएगा। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं उसका नाम क्या है? चाइना टाउन। सर, ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है, शहर में एक बात अच्छी हवा की तरह फैली हुई है कि एहतेशाम भाई जो है बिना 1 रुपये लिए भी मजदूरों के लिए लड़ते हैं जी। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कब से यह कार्य कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी मध्य प्रदेश की माटी का सपूत हूँ और बुंदेलखंड से मैं आता हूँ, तो हमारे यहाँ ये प्रथा रही है कि हमारे नैतिक मूल्यों को हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं और पैसा हमारे लिए सेकेंडरी होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ दिल्ली में पिछले 16 साल से, और जितने भी हमारे चीफ जस्टिस आते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस आते हैं, अभी जस्टिस रमन्ना सर हैं, वो भी हम लोगों को सिखाते हैं और कई प्रोग्राम में बोलते हैं कि हर एक लॉयर का ये फ़र्ज़ है कि कुछ केसेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट करें। और इस केस में मेरा इंटरेस्ट लेने का मकसद ये भी था कि मध्य प्रदेश का मामला है और मैं मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ, तो अगर मध्य प्रदेश में ही रह के हम अपनी विधिक सेवाएं नहीं दे पाएंगे या फिर कोई गरीब व्यक्ति सिर्फ इस वजह से विधिक सेवा से वंचित रहेगा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो ये हमें लगता है कि हमारे सबके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट रहेगा। मध्य प्रदेश की धरती हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, तो मुझे लगता है कि हम सारे लॉयर जो हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, हम सबका फ़र्ज़ है कि वो भी गरीब लोग, जो भी गरीब लोग हैं जो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमको फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ना चाहिए। जी, तस्लीम के लिए आप एक बहुत बड़ी रकम खर्च करके दूर गति से हवाई यात्रा कर इंदौर आए हैं। जाहिर आपके पास दिल्ली में, नई दिल्ली में भी बहुत काम है। बहरहाल आपको जो पूरा कार्यक्रम समझ आया, यदि आपने उसके केस को पढ़ा है तो आपको प्रथम दृष्टया क्या लगता है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़पेपर में भी आया था। एक दैनिक भास्कर नाम का न्यूज़पेपर है जो कि पहले एक अच्छे अखबारों की में गिनती होती थी, लेकिन अब शायद दैनिक भास्कर पढ़ना कोई पसंद नहीं करेगा क्योंकि वो गलत सलत न्यूज़ देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि रक्षाबंधन में मैं घर आया हुआ था, मैं तब सागर में था, अपनी बहनों से राखी बनवाने आया हुआ था, तो वहाँ से मैं बाई बस इंदौर आया हूँ, जिसके टिकट्स मेरे पास मौजूद हैं। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि मैं हवाई यात्रा करते हुए आया हूँ, ये कहना सरासर गलत है। और अगर हवाई यात्रा में करके आया भी हूँ तो भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं हवाई यात्रा कर सकता हूँ। और जैसा कि मोदी जी कह चुके हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर सकते हैं हिंदुस्तान में, तो फिर तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, तो कम से कम इतनी लग्जरी तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ कि हवाई यात्रा अफोर्ड कर सकूँ। तस्लीम केस में आपको क्या समझ आ रहा है सर, क्या दिखाई देता है भविष्य? जी, भविष्य तो देखिए ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि आजकल माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने का एक नया फैशन बन चुका है। हम गंगा जामनी तहजीब की जिंदा मिसाल हुआ करता था मध्य प्रदेश, लेकिन आज एक इंसान को सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो मुस्लिम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छा काम है मेरे पास, उसका श्रेय मेरे उन हिंदू टीचर्स को जाता है कि जिनकी शिक्षा की बदौलत मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मुझे संस्कृत पढ़ाने वाली मैडम
ब्राह्मण, मुझे इंग्लिश पढ़ाने वाले सर ब्राह्मण, मुझे मैथ्स पढ़ाने वाले सर ब्राह्मण। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये कौन से नए लोग पैदा हुए हैं जो एक खूबसूरत रिश्ता था, गंगा जामुनी तहजीब की, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो एक रिश्ता था, उसको ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। और ये भी एक शर्मनाक बात है कि सीनियर लीडर्स, बीजेपी के सीनियर मिनिस्टर्स एक चूड़ी वाले के पीछे पड़े हुए हैं। उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश हमारा एजुकेशन के सेक्टर में, अनएम्प्लॉयमेंट में इतना पीछे है, करप्शन यहाँ पे इतना ज़्यादा है, उन मुद्दों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए ये चूड़ी वाले केस को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इसको केस को डिले करने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय, आज आपने तस्लीम की जमानत की कोशिश की थी, आज उस बारे में बताएं। देखिए, आज ऑनरेबल जस्टिस प्रणय वर्मा साहब की कोर्ट में हमारा केस लिस्टेड था, कोर्ट नंबर 10 आइटम 18। जब अपियर हम हुए तो सरकारी वकील अपियर को उन्होंने टाइम मांगा, पास ओवर मांगा कि लंच के बाद केस को सुना जाए। उनके सीनियर लॉयर्स अभी तैयार नहीं हैं। हम उस बात पे एग्री हो गए और जज साहब ने भी मैटर पास ओवर कर दिया। जब शाम को फिर मैटर आया तो फिर से जूनियर लॉयर्स अपियर हुए सरकार के और उन्होंने टाइम मांगा कोर्ट से। तो 7 तारीख की डेट फिर से दी गई है। 7 तारीख को हम लोग फिर से प्रयास करेंगे कि तस्लीम को न्याय मिले और हमें अपनी न्याय प्रणाली पर, अपने ऑनरेबल जजेस पे पूरा भरोसा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तस्लीम को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। आदरणीय, तस्लीम के परिजनों से मैं मिला हूँ। हज़ार कोस दूर से उनकी माँ, उनकी सास और उनके भाई आए हैं। उनकी स्थिति ये है कि उनके पास खाने के लिए 50 रुपये भी नहीं है और जिस धर्मशाला में वे ठहरे हैं उसमें सैकड़ों रुपए किराए के देना पड़ते हैं। तो वो कभी कभी फुटपाथ पर भी हैं। जाहिर है कि वो यदि आपका जो भी मानदेय बनता है वो देने की स्थिति में नहीं है, तो आपने क्या उनके लिए निःशुल्क कार्य करने का निर्णय लिया है? जी देखिए, हमारी जो लॉ फर्म है, हमारी लॉयर्स की टीम है, ये आज से नहीं काफ़ी समय से जो कि गरीब लोग हैं, जो कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और तस्लीम के लिए जब तक उनका केस चलेगा, हमारी लॉयर्स की टीम पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी हर संभव मदद करेगी। आदरणीय, आपकी टीम के सदस्य का नाम क्या है? हमारी टीम में शेख हलीम साहब जो कि इंदौर से ही हैं, एडवोकेट ज्वलन चौहान जो जबलपुर में थे, अब इंदौर आके रह रहे हैं, और एडवोकेट नूरी हमारे साथ हैं, और हमारे बड़े भाई जय हार्डिया साहब जो कि वाइस चेयरपर्सन भी हैं बार काउंसिल के, उनका भी सपोर्ट हमें मिलता रहता है। और भी ऐसे कई लोग हैं जो कि हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। इंदौर बहुत ही खूबसूरत शहर है। इंदौर के शहर के लोगों में के दिलों में बहुत मोहब्बत है। हमें इंदौर से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। कुछ 1-2 लोग हैं जिनको हमारे बारे में गलतफहमी है, तो वो चाहें तो हम हमारे पास आ सकते हैं, हम उनकी गलतफहमी भी दूर करेंगे। कितने साल हो गए आदरणीय जबकि आप इस तरह के पुनीत कार्य को अंजाम दे रहे हैं? 2006 जुलाई से मैंने वकालत शुरू करी थी और मुझे लगता है कि 2008-9 से मैं लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ख़ासतौर से जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में गरीबी हमारे यहाँ बहुत है। कई लोग ऐसे आते हैं सुप्रीम कोर्ट में और जबलपुर हाई कोर्ट में भी जो कि फ़ीस नहीं पे कर पाते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका केस हम बिना फ़ीस के लड़ें। यदि संक्षेप में आप जानकारी देना पसंद करें तो क्या आप ऐसे परिवार से जिसने मानवीय मूल्यों को जीते हुए बहुत संघर्ष किया और व्यक्तिगत रूप से आप उसी वजह से आगे बढ़े? देखिए, हमारा परिवार सागर में रह रहा है और आप सागर में जिससे भी पता करेंगे, सागर एक बहुत अच्छा शहर है। लोग वहाँ पे चाहे बीजेपी से हों या कांग्रेस से हों, लेकिन एक परिवार की तरह रहते हैं। हम लोग में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद हम लोगों में नहीं है। और जिस मोहल्ले से मैं बिलोंग करता हूँ वो पूरा मोहल्ला हमारे एक परिवार जैसा है। क्या नाम है मोहल्ले? गोपालगंज। आपके आदरणीय पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम है श्री मोहम्मद शरीफ हाशमी। वो रेलवे में रहे हैं। किस और पद पर? रेलवे में वो गार्ड थे, ट्रेन सुपरिटेंडेंट, और वो ज़्यादातर इलाहाबाद ट्रेन लेके जाया करते थे। तो कभी कभी रमज़ान में ऐसा होता था कि रोज़ा खोलने का टाइम हो जाता था और पापा को खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता था। तो पापा के कई फ्रेंड्स हैं, राजेंद्र तिवारी अंकल हैं, श्री अजय रायदादा जी हैं, के भास्करन जी हैं, जो पापा के इफ्तार का इंतज़ाम किया करते थे। और पापा हमारे उन लोगों के साथ बैठ के गंगा जल से रोज़ा खोलते थे और वहीं नमाज़ पढ़ते थे। तो हमने ये सभ्यता देखी है, ये हमने संस्कृति देखी है कि हमारे पड़ोस में लीला आंटी रहती थी, तिवारी अंकल रहते थे। एक माँ का प्यार मुझे उनसे भी मिला है और उनके जो बड़े सुपुत्र हैं वो मेरे बड़े भाई समान हैं विवेक तिवारी जी, उनसे भी मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो हम लोग एक परिवार की तरह रहे हैं रेलवे कॉलोनी में और सागर में, गोपालगंज में भी। आपकी मम्मी का नाम? श्रीमती राबिया हाशमी। यदि अपनी माँ से आपने एक बहुत ख़ास बात सीखी हो, वो क्या है?
मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि बेटा सच्चाई के लिए अगर तुम्हें कुछ भी करना पड़े, सच्चाई के लिए लड़ के तुम्हें अगर तुम्हारा कुछ नुकसान भी हो रहा है तो कभी पीछे मत हटना, क्योंकि इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में है, शोहरत और कामयाबी ये भी ऊपर वाले के हाथ में है, ये हम इंसानों के हाथ में नहीं है। तो सच्चाई के लिए हमेशा खड़े रहो। अपने संविधान जो आपने पढ़ा है उसको सही मायनों में आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में और लोगों की हेल्प के लिए, वो ज़रूर करो। जिस ऊंचाई पर आप पहुंचे हैं, जाहिर होगा कि इसमें आपने बहुत संघर्ष किया होगा। कि आपने आर्थिक कठिनाइयाँ देखी यहाँ तक पहुँचने में? जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिताजी रेलवे में रहे हैं, तो आर्थिक संकट ऐसा तो नहीं रहा मेरे ऊपर, लेकिन जैसा कि आपने भी अपने प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत में देखा होगा कि हम लोग हिचकते हैं थोड़ा घर वालों से पैसा मांगने से। हम लोग को लगता है कि हम पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना, खुद कमाना है। तो मुझे लगता है कि जब तक खुद कमाने की ज़ील हमारे युवाओं में नहीं आएगी तब तक वो अपने पैरों पे मजबूती से नहीं खड़े हो सकते हैं। और आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो सक्सेस आपको शायद नहीं मिल पाए। लेकिन अगर आप ईमानदारी से और मेहनत से अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करते हुए काम करेंगे तो जल्द से जल्द कामयाबी आपके कदम छूएगी। एक ऐसा हिंदू व्यक्ति, एक ऐसा सिख व्यक्ति और एक ऐसा ईसाई व्यक्ति जिसके लिए आपने बिना रुपया लिए, बिना फीस लिए केस लड़ा हो और उसे न्याय मिला हो, कुछ स्मरण याद आता है आपको? जी बिल्कुल याद आता है। एक हमारे साथ अभी अधिवक्ता थे दीपक बुंदेले जी, बैतूल से हैं वो। उनके साथ लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो उनके साथ पुलिस वालों ने मारपीट करी थी और कोई भी लॉयर उनका केस लेने के लिए आगे नहीं आ रहा था। वो खुद अधिवक्ता हैं, दीपक बुंदेले जी बैतूल में प्रैक्टिस करते हैं। आजकल उन्होंने अपनी वकालत भोपाल शिफ्ट कर दी है। तो जब मुझे पता पड़ा कि उनका केस किसी लॉयर ने नहीं लिया तो मैंने उनका केस टेकअप किया और हाई कोर्ट में करीब 7 महीने केस हम लोगों ने लड़ा है और उनको न्याय दिलवाया है। इस बात की पुष्टि आप उनसे भी कर सकते हैं। दिल्ली में एक सिख फैमिली थी जिनके बच्चे को प्रेसिडियम स्कूल ने फ़ीस ना देने की वजह से निकाल दिया था क्योंकि वो फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो गए थे। तो उनका केस भी हमने प्रो बोनो लिया था और उनका केस भी हमने लड़ा। अभी भी वो केस चल रहा है, लेकिन जो फ़ीस प्रेसिडेंट स्कूल ने बढ़ाई थी वो अब स्कूल नहीं पढ़ा पा रहा, उनकी भी हमने मदद करी थी। और मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, गुरुबख्श सचदेवा जी जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, उनका सबसे पहला जब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ तब भी मैंने उनकी मदद करी थी बिना फीस लिए। और कई मेरी ऐसी बहनें हैं जो मेरे हाथ पे राखी बांधती हैं, उनको भी मैं समय समय पर फ्री लीगल एडवाइस या उनको कोई भी लीगल या लॉयर्स की ज़रूरत होती है तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। आदरणीय एहतशाम हाशमी साहब, आपने हमसे बहुत समय देकर सारगर बातचीत की। आप जो पुनीत कार्य कर रहे हैं, ईश्वर अल्लाह से और आगे बढ़ाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।